नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पीछे कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोग के लिए इसे रखा है। आप लोग भी जानते हैं इन चीज़ों को कि इस वीडियोस के इस लॉकडाउन में बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, आप सभी लोग को कहें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत एक अंतर भी होता है। हम इन चीज़ों पे इस रूप में ध्यान दे सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने प्रश्नों को नहीं पूछ पाने का, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि सर प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो सर उसके लिए क्या करें कि प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, उसके लिए क्या करें। तो मैं उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी जैसे ही सरकार अपने निर्देश जारी कर रही है, और इस प्रकार के निर्देशों को जारी करने में सरकार ने जिस तरीके की एक बहुत ही तत्परता दिखाई है अनेक चीजों के लिए, तो जैसे सरकार का निर्देश आएगा हम उस निर्देशों पे आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है या लॉकडाउन की स्थिति जैसी रहती है तो हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे आप लोग के लिए। और निधि दुबे आपने कहा था इन चीजों को, और विशाल सिंह ने कहा था, नीतीश गौड़ ने कहा था, आप सभी लोगों को मैं बता दूं और आपके साथ साथ अन्य सभी लोग जान लीजिए इस चीजों को कि बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे और आप जिससे अधिक लाभ ले सकें। उससे पहले इन वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इस चीजों से वो सभी लोग लाभान्वित हो सकें जो हमसे जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जो इस लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे बालक हैं, ऐसे बच्चे हैं हमारे जो इन चीजों के बारे में किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, व्हाट टू डू और नॉट टू डू की स्थिति में है, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, हमारे कोई भी बच्चे इन चीजों से अपने आप को बाहर निकालें। यह एक बहुत ही अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करने, अपने आप को तत्पर रखने की अवस्था है। इस अवस्था में आप बहुत ही एक डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखें, क्लासेस में लगें, कुछ क्रिएटिव काम करें। आइए हम आगे की क्लासेस में बात करते हैं। जैसे कि वीडियो नंबर 2 में मैंने आप लोगों को समावेशी शिक्षा के वर्गीकरण की बात कही थी कि समावेशी शिक्षा का वर्गीकरण किया जाएगा। तो समावेशी शिक्षा के वर्गीकरण में मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों की चर्चा की थी, जिसमें कि हमने वंचित बालकों की, पिछड़े बालकों की, दिव्यांग बालकों की चर्चाएं की थी। अब उसी श्रेणी में हमने दूसरी बात उसमें मूल्यांकन की थी और तीसरी बात हम उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और समावेशी शिक्षा में उन विशिष्ट बालकों की चर्चा करते हैं। विशिष्ट बालकों की चर्चा करने से पूर्व मैं दो प्रकार की बात यहां पे करूंगा कि दो प्रकार की बातें करनी है। देखिए, शिक्षा में एक शिक्षा होती है एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, और यह शिक्षा 1972 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। 1972 शिक्षा एक शैक्षिक नियम रखा गया था 1972 और उसके अंतर्गत ये प्रारंभ की गई थी। इस शिक्षा में विशेष बालकों को केंद्रित करके शिक्षा प्रदान किया जाता था। विशेष बालकों को केंद्रित करके शिक्षा प्रदान किया जाता था। केंद्र में कौन होता था? विशेष बालक। अब इन विशेष बालकों को जब अलग से शिक्षा प्रदान की जाती थी तो इन बालकों में कहीं ना कहीं एक आत्महीनता की भावना आती है, और आत्महीनता इन बालकों में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाया गया था। अब ये देखिए, बहुत माइन्यूट और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है दोनों में, आपको ध्यान देना होगा इसमें कि समावेशी शिक्षा 1986। अब दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या था? यह पूरा ही कक्षा को केंद्र में रखकर कक्षा केंद्रित शिक्षा रखी गई, और इस कक्षा केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालकों को
प्रत्येक बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। यह एकीकृत शिक्षा बहुत प्रभावी नहीं रहा, इसीलिए समावेशी शिक्षा को लाया गया था। और इस समावेशी शिक्षा में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, बंटवारा किया गया। ये बंटवारा कैसा था? ये बंटवारा था बालकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का बंटवारा। कैसी आवश्यकताएं? पहली आवश्यकता थी कि जो विशिष्ट बालक थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? विशिष्ट बालकों की आवश्यकता की पूर्ति, तो विशिष्ट बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान, विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान। और इस विशिष्ट शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट था उनका वर्गीकरण, जो कि हम लोगों ने अपने वीडियो नंबर 2 में किया है, शैक्षिक समावेशी शिक्षा का वर्गीकरण। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी शिक्षा पद्धति में हम बात करते हैं, इसी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम बात करते हैं सबसे पहले वंचित बालकों की। वंचित बालक, वंचित बालक। अब दोस्तों वंचित बालक है कौन? तो सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं करते हैं, वंचित बालक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो बालक सामान्य सुख सुविधा, सामान्य सुख सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है? वंचित बालक है। अब इन वंचित बालकों में सामान्य सुख सुविधा कौन नहीं प्राप्त करता है? अब इन्हीं वंचित बालकों की श्रेणीबद्धता होती है कि वंचित बालकों की पहचान कैसे की जाए, कि कौन से बालक ऐसे हैं जो सामान्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और वो सामान्य सुख सुविधाएं हैं क्या? तो उन्हीं सामान्य सुख सुविधाओं की व्याख्या की गई है जो एक बालकों को अलाभान्वित श्रेणी में रखता हो। अलाभान्वित श्रेणी कैसी? अलाभान्वित श्रेणी सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और सांस्कृतिक तथा भौगोलिक आधार पर जो बालक दूसरे बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हीं बालकों को हम कहते हैं कि यह बालक क्या है? यह बालक वंचित बालक है। यही सामान्य सुख सुविधाएं हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ऐसे बालक जो सामान्य सुख सुविधाओं से वंचित हो, वंचित बालक कहलाते हैं। दूसरी बात कि सामान्य सुख सुविधाएं क्या है? कि ऐसे बालक जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर सामान्य सुख सुविधा, सामान्य शिक्षा से दूर हो, उन बालकों को क्या कहेंगे? वंचित बालक कहेंगे। अब इन वंचित बालकों की पहचान कैसे की जाएगी? वंचित बालकों की पहचान, पहचान कैसे की जाएगी? तो वंचित बालकों की पहचान मुख्यतः 4-5 तरीके से उसकी की जाती है। जैसे कि कई सारी किताबों में कई सारी बात की जाती है। एस.के. मंगल 4 कहते हैं, अरुण कुमार सिंह की किताब पढ़ते हैं 5 करते हैं, गार्नियर की किताब पढ़ते हैं 6 उसमें होती है, जॉन डीवी अपनी किताबों में इसकी चर्चा करते हैं तो उनमें उनके इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग बात आती है। थांडाई जब इसकी बात करते हैं तो वो अलग बात करते हैं। अलग अलग आधार पर इन शिक्षाओं की व्याख्या की गई है। इसमें पहला आता है कि ऐसे बालक जो पिछड़े पृष्ठभूमि से हो, पिछड़े पृष्ठभूमि से हो, पिछड़े पृष्ठभूमि से, पिछड़ा पृष्ठभूमि अर्थात कि ऐसे बालक जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े श्रेणी से आते हो, उनको भी हम क्या कहते हैं? सामान्य बालकों की अपेक्षा वंचित बालकों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे बालक कौन से आ जाएंगे? कि ऐसे बालक
जो जिनमें बाल्यकाल से ही उद्दीपक की न्यूनता हो। दूसरा पॉइंट है उद्दीपक की न्यूनता। अब उद्दीपक क्या है? उद्दीपक है जो उद्दीप्त करता हो किसी भी विषय वस्तु को। अगर हम एक बात में कह लें लाइट, तो कोई भी चीज, ये बोर्ड आपको उद्दीप्त कर रहा है, आपका मोबाइल आपको उद्दीप्त कर रहा है, आपका लैपटॉप आपको उद्दीप्त कर रहा है, तो जो हमको उद्दीप्त करे और जो हमको अपनी तरफ बरबस खींचे, यह उद्दीपक है। उद्दीपक के सामान्य अर्थों की बात हम कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक अर्थों में बात करेंगे तो इसका अर्थ थोड़ा सा और अलग हो जाएगा। तो उद्दीपन, ऐसे बालक जिनमें उद्दीपकों की आवश्यकता की न्यूनता पाई जाती है, उन बालकों को वंचित बालक की श्रेणी में रखें। उद्दीपक की न्यूनता, ठीक है, उद्दीपक की न्यूनता पाई जाती है, उसे वंचित श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा होता है ऐसे बालक जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों। ऐसे बालक जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों। सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, संप्रदाय के आधार पर जब बालकों के साथ किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता किया जाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, तो बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है और यह हीन भावना बालकों में वंचन उत्पन्न करने का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर बालकों में जब बालकों से भेदभाव किया जाता है तो बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है और ऐसी हीन भावना बालकों में सामाजिक पिछड़ापन उत्पन्न करती है। चौथी बात आती है ऐसे बालक जिनके अभिभावक अशिक्षित हों। अभिभावक अशिक्षित हों, उन बालकों में भी क्या होता है? उन बालकों में भी वंचन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और पांचवा पॉइंट इसका आता है ऐसे बालक जिनका परिवार रूढ़िवादी हो। ऐसे बालक जिनका परिवार रूढ़िवादी हो, उन बालकों को भी क्या करना पड़ता है? ऐसे बालकों में भी एक समस्या पाई जाती है कि उन बालकों में भी वंचन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे ये काम नहीं करते, हम कैसे छोटा काम करें, कैसे बड़ा काम करें, ऐसी भावनाएं आना, बालकों में इस तरीके का एक फैमिली स्ट्रक्चर बना देना और उसी चीजों को बालकों में वंचन का प्रभाव स्थापित करना बालकों में, कि वह बालक किसी भी चीज को, उसके अंदर एक मेंटेलिटी बन जाती है, एक सोच बन जाती है बालक के अंदर कि क्या हम, ये छोटा काम है, हम ये नहीं करेंगे, हम इन बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकते हो, क्लास में भी अपना एक क्या डिग्निटी मेंटेन करने लगते हैं। तो अन्य बालकों में क्या होता है? एक प्रभाव पड़ने लगता है। अब कोई बालक है कि नहीं, हम कैसे बढ़ सकते हैं, वो बड़े लोग हैं, उनके साथ हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो ऐसी एक भावना जो बालकों में विकसित होती है, उसके कारण भी क्या होता है? बालकों में वंचन उत्पन्न होता है, जिसे पारिवारिक रूढ़िवादिता कहा जाता है। तो मित्रों, ऐसे 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े इसमें पहचान के। ठीक है, यह पहचान के पॉइंट है कि सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन, दूसरा बालकों में उद्दीपक की न्यूनता, तीसरा सामाजिक रूप से पिछड़ापन, चौथा बालकों के अभिभावकों का अशिक्षित होना और पांचवा पारिवारिक रूढ़िवादिता। अब हम बात करते हैं वंचित बालकों के प्रकार की, कि वंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य आधार पर वंचित बालकों के 3 प्रकार होते हैं। पहला, सामाजिक रूप से वंचित बालक। सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन है? ऐसे बालक जो गरीबी, अशिक्षा
तथा परिवार की खराब स्थिति के कारण, गरीबी, अशिक्षा तथा परिवार की खराब स्थिति के कारण जिन बालकों में न्यूनता पाई जाती है उन्हें हम सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से वंचित बालक कहते हैं। सामाजिक वंचित बालक कौन कौन होंगे? देखिए, कॉपी पेन रखिए, सॉफ्ट कॉपी का बहुत ज्यादा उपयोग है, तो आप कॉपी पेन रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित बालक, तो सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन होंगे? ऐसे बालक जिसमें गरीबी, पहला पॉइंट, गरीबी, अशिक्षा तथा परिवार की खराब स्थिति, परिवार की खराब स्थिति के कारण, परिवार की जो सामाजिक सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिकल यहां पे नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि गरीबी, अशिक्षा तथा परिवार की खराब स्थिति के कारण बालकों में सामाजिक गिरावट होती है और उस सामाजिक गिरावट के कारण बालकों में सामाजिक वंचन उत्पन्न होता है। उन बालकों को हम क्या कहते हैं? सामाजिक वंचित बालक कहते हैं। दूसरा होता है आर्थिक वंचित बालक, आर्थिक वंचित बालक, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को पूरा? तो देखिएगा दूसरा पॉइंट कि आर्थिक वंचित बालक, दूसरा बात देखिए इसमें कि ऐसे बालक जो आर्थिक असमानता के कारण सामान्य शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनको हम आर्थिक वंचित बालक कहते हैं, आर्थिक वंचित बालक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है सुविधाओं की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से वंचित बालक। तो मित्रों ध्यान देना है इसमें तीन चीजों का कि जब भी हम वंचित बालकों के प्रकार की बात करते हैं तो वंचित बालकों के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सामाजिक वंचन, सामाजिक विपन्नताओं के कारण, सामाजिक समस्याओं के कारण जो बालक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? सामाजिक वंचित बालक। दूसरे प्रकार के बालक ऐसे बालक जो आर्थिक विपन्नताओं के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण सामान्य स्तर की भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उन बालकों के लिए क्या करें? उन बालकों को क्या कहेंगे? आर्थिक वंचित बालक। और तीसरे प्रकार के हो जाएंगे सुविधाओं की दृष्टि से वंचित बालक। तो ऐसे तीन प्रकार के बालकों की बात करते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं कि बालकों पर इस वंचन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो मित्रों इस समय आप दूरदर्शन पे देख रहे हैं रामायण महाभारत, आप दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत देख रहे हैं। महाभारत में सब कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ, महाभारत दुर्योधन के कारण हुआ, महाभारत इसके कारण हुआ, महाभारत उसके कारण हुआ। लेकिन जब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो महाभारत कराने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, धृतराष्ट्र। अब आप पूछेंगे कैसे? तो धृतराष्ट्र ने महाभारत क्यों कराया? क्योंकि धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे और जीवन भर उनके मन में यह बात रही कि मैं दृष्टिबाधित हूं और इसी कारण पांडु को राजा बनाया गया था, मुझे राजा नहीं बनाया गया था। और इसी चीज, यही क्या है? यही आत्महीनता की भावना व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। और बालकों में वंचन जो भी उत्पन्न होता है, जिस भी प्रकार का वंचन उत्पन्न होता है, बालकों में यही आत्महीनता उत्पन्न कराती है, जिससे बालक वो राजा होते हुए भी अपने आप को दूसरे से क्या समझता है? कमजोर समझता है। और इसी वंचन को दूर करने का प्रयास किया जाता है हमारे इस शिक्षा पद्धतियों के द्वारा। तो वंचन, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। सिर्फ एक प्रश्न ये सीटेट में आता है, ध्यान दीजिएगा इसका, कि वंचित बालकों पर किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। नोट करके लिख लीजिए इसे, वंचित बालकों पर किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो वंचित बालकों पर तीन प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव पड़ता है इनके ज्ञानात्मक स्तर पर,
ज्ञानात्मक स्तर पर। किस प्रकार से? ज्ञानात्मक स्तर पे कि जब बालकों में यह भावना उत्पन्न होने लगती है कि हम कमजोर हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, तब बालकों में क्या होता है, ज्ञानात्मक स्तर पे उनमें निम्नतम गिरावट होने लगती है। और यह वंचन का एक पहला मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है अभिप्रेरणात्मक स्तर पर। बालकों में अभिप्रेरणात्मक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभिप्रेरणात्मक स्तर पे बालक की रुचि ही नहीं उत्पन्न होगी किसी कार्य करने में, वह स्वयं को प्रेरणा रहित मान लेता है। ठीक है, वो प्रेरणा सहित नहीं होता है, वो प्रेरणा रहित हो जाता है, उसकी रुचि नहीं उत्पन्न होती है। रुचि नहीं उत्पन्न होने के कारण वो किसी कार्य को करने में उसकी इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, और जिसका परिणाम क्या होता है, नकारात्मक उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है, वंचन। इसका कारण होता है वंचन। और जब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो ज्ञानात्मक और अभिप्रेरणात्मक, इन दोनों का प्रकार जो होता है तीसरे पर प्रभावी होता है। अर्थात बालक के सीधे सीधे शैक्षिक उपलब्धि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यही इसका प्रभाव होता है। तो यह क्या है, यह तीनों अगर हम बात करें तो यह है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम कि ऐसे बालकों को शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है। तो शिक्षा प्रदान कैसे की जाती है? इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीन शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बात की गई है मित्रों, और इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। ऐसे बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी? शिक्षा किस प्रकार की प्रदान की जाएगी? समावेशी शिक्षा प्रदान की, एकीकृत शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, इन्हें समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कोई बालक वंचित प्रकार का है, तो उसे आप क्या करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सबसे पहले बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे। ठीक है, दो कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब अभिप्रेरणा और रुचि उत्पन्न होती है तो बालकों में तीसरा उत्पन्न होने लगेगा क्या? सृजनशीलता उत्पन्न करेंगे। और सृजनशीलता उत्पन्न होने के साथ साथ आप ऐसे वंचित बालकों के अभिभावकों से संपर्क करेंगे। और मित्रों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप इन चीजों का, कि क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है कि एक शिक्षक अथवा शिक्षिका के रूप में आपकी कक्षा में कोई एक बालक वंचित है, आप ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अभिप्रेरणा उत्पन्न करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे, सृजनशीलता उत्पन्न करेंगे और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिछड़े बालकों के बारे में। और एक बार पुनः आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्ते।